ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर गेटिंग लेट। फिर वही टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें 8 मिनट लेट होना पड़ा। तो जब लेट होने लगे आप समझ लेना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहीं होता हूं, मुझे लेट होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि हमारा इंग्लिश क्लास मीडियम का क्लास फिनिश होता है, फिर आप लोगों का शुरू करता हूं, तो आई एम जस्ट इन कंटिन्यूएशन। तो अगर कभी भी क्लास लेट हो तो आप लोग एज्यूम कर लेना कि शायद कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। और तो पहले ये बताएं कि अभी आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, अब आप लोग कुछ कंफर्टेबल हो या नहीं, थोड़ा इंटीग्रेशन बन रहा है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि आप पार्ट 2 में चल रहे हो। पार्ट 2 का आपका उपखंड, मतलब खंड 2 का ये उपखंड थर्ड है। उपखंड थर्ड आपका आज फिनिश करने का मेरा विचार है। तो उपखंड थर्ड फिनिश हो जाएगा और आज मैंने आपको अध्ययन सामग्री भेज दी है, स्टडी मटेरियल भेज दिया है। आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया। अंकुर पहुंच चुका है इन लोगों को? मैसेज मिल चुका है। तो वो आपका कल स्टार्ट होगा, वो पार्ट जो मैं आपको पार्ट जो उपखंड 4 आपका शुरू होगा, बड़ा उपखंड वो भी है। तो आप लोग जरूर डाउनलोड करके उस स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड करके बिल्कुल स्टडी शुरू कर दें। प्रिंट निकालना है प्रिंट निकालें, जैसा आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो। और मैं आज बता दूंगा क्या करना है। इससे पहले अंकुर कोई क्वेश्चन भी इनको छोड़ा हुआ है हमने? आपको मैंने कोई क्वेश्चन भी प्रीवियसली दिया हुआ था, मुझे आप याद दिलाइए थोड़ा, कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर हमला किया, न कि संपत्ति पर। ये क्वेश्चन मैंने दिया था। फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर हमला किया परंतु निजी संपत्ति को बनाए रखा, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब मैं थोड़ा आप क्लू दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर दिया था या आपको दिक्कत हुई? अब क्या सिचुएशन है, आपने कर लिया है या डू यू नीड माई हेल्प? डू यू नीड माई हेल्प? आपको मेरे हेल्प की आवश्यकता है या आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है? आज मैं फिर एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग को डेली लिखना है। ट्राई किया है। ओके, देखो, एक्चुअली देखो, आप अगर सोचने वाले प्राणी बन जाओगे तो क्वेश्चन लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अब सोचो कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया परंतु निजी संपत्ति को बनाए रखा। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि आप लोगों, सभी लोगों को ये पता है, क्योंकि आप लोग जितना अच्छा मेरे क्वेश्चन का आंसर करते हो मुझे पता है। आपसे पूछा जा रहा है कि विशेषाधिकारों को, किसको विशेषाधिकारों से कष्ट है परंतु निजी संपत्ति के प्रति किसका आकर्षण है? तो मध्य वर्ग है। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को निजी संपत्ति से आकर्षण है, लेकिन आकर्षण होने के बाद वह तो विशेषाधिकारों का पक्षधर है ना। तो विशेषाधिकारों पर हमला कौन कर रहा है? मध्य वर्ग। लेकिन निजी संपत्ति से मध्य वर्ग को प्यार है। तो आप सीधा इसको इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते थे कि फ्रांस की क्रांति के आरंभिक चरण में, सॉरी, फ्रांस की क्रांति ने अपने आरंभिक चरण में अपने आरंभिक चरण में एक तरफ विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया,
आरंभिक चरण में विशेषाधिकारों सॉरी एक तरफ नहीं, आरंभिक चरण में वर्गीय विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, परंतु निजी संपत्ति को स्वीकृति प्रदान की। निजी संपत्ति को स्वीकृति प्रदान की। इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वर्गीय हित के संदर्भ में किया जाना चाहिए, मतलब ये हो गया आपका थेसिस वाक्य। वर्गीय हित के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अब सीधा ये मध्य वर्ग के हित से जुड़ जाता। हाँ, अब यहां से आप पैराग्राफ चेंज कर दोगे तो यहां से सीधा संक्रमण हो जाएगा, मध्य वर्ग के हित से जुड़ जाएगा। हाँ, मध्य वर्ग का आक्रोश वर्गीय विशेषाधिकारों के विरुद्ध रहा था। वर्गीय विशेषाधिकारों के विरुद्ध रहा था। पादरी वर्ग एवं कुलीन वर्ग को कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। मध्य वर्ग ने निम्न वर्ग के सहयोग से उन अधिकारों पर सीधा निशाना बनाया। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल इंसर्ट कर दो। अगर मैं पूरा लिखवाऊंगा तो पूरा टाइम चला जाएगा, तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग मैनेज कर लोगे। अब यहां पर आप बस दो एग्जाम्पल इनपुट कर दो। एक एग्जाम्पल कर दो इनपुट कि जब 4 अगस्त को सामंतवाद के अंत की घोषणा करके कुलीनों तथा पादरियों के जैसे जो भी विशेषाधिकार थे उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। कुलीनों और पादरियों के विशेषाधिकारों की उद्घोषणा सामंतवाद की समाप्ति के माध्यम से कर दिया गया, और फिर 26 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की उद्घोषणा करके उन सभी लोगों की समानता या विधि के समक्ष समानता पर बल दिया गया। जो भी उचित समझो इस लाइन को लिख दो, हो गया आपका पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ चेंज करो। वहीं दूसरी तरफ मध्य वर्ग चूंकि स्वयं संपत्तिशाली वर्ग था, इसलिए निम्न वर्ग के दबाव के बावजूद इसने संपत्ति धारण करने के अधिकार को बनाए रखा। निम्नलिखित उदाहरणों से
उदाहरणों से निम्नलिखित उदाहरणों से इसे अस्पष्ट किया जा सकता, इसे अस्पष्ट किया जा सकता। अब मैं स्टूडेंट्स अब यहां पर डैश देकर यहां पर 3 एग्जाम्पल डॉट डॉट देके 3 एग्जाम्पल लिख दो। ये तीनों एग्जाम्पल आप जानते हो। बस एक पंक्ति में लिखो कि सामंतवाद के अंत के बावजूद भी कुलीन वर्ग के निजी संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया गया या निजी संपत्ति के अधिकार को बचा दिया गया। दूसरा डॉट दो और लिखो 26 मानव अधिकार व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा में भी संपत्ति के अधिकार पर विशेष बल रहा, संपत्ति धारण करने के अधिकार पर विशेष बल रहा। तीसरा दो कि 1791 के नए संविधान में भी मताधिकार को संपत्ति की योग्यता से जोड़ा गया या निजी संपत्ति से संपत्ति की योग्यता से जोड़ दिया गया। बस 3 एग्जाम्पल दे दो, अब निष्कर्ष में दे दो। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, न कि संपत्ति पर। बस हो गया। कितना आसान है बताइए। केवल आपको पढ़ने के अलावा थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। अगर आसपास रह रहे हो तो थोड़ा डिस्कशन करोगे तो सोने में सुहागा होगा, अगर आसपास रह रहे हो। अब थोड़ा सा मिस्टर अंकुर जो मेरे ब्रिज के तौर पर काम करते हैं उनको पहले एश्योर कर दो और मुझे निश्चिंत कर दो कि तुम लोग समझ चुके, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मिस्टर अंकुर, इनसे रिस्पॉन्स बताइए, ये लोग समझ चुके या कोई प्रॉब्लम है? ओके हैं? आप लोगों को मैं फिर जाने टाइम में आप लोग याद दिलाना, डेली एक होमवर्क लेके मुझसे जाना और डेली आपको लिखना है। लिखने में कोई आलस्य नहीं करना है। मैं चाहूंगा कि मेरा कल्चर तक समाप्त हो तब तक राइटिंग में आप लोग बिल्कुल ओके कर दो कि ये सब नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इन राइटिंग, तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। तो इसलिए आप लोग कभी राइटिंग में कोई आलस्य नहीं करना है, डेली एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। अब ये हो चुका। अब चतुर्थ चरण पर हम लोग थे, तानाशाही एवं साम्राज्यवाद का चरण। इसी क्रम में मैंने बताया था कि देखो पहले हम नेपोलियन की विजयों के बारे में बताते हैं। देखो ये कोर्सिका द्वीप पर पैदा हुआ था, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। वो इटली का द्वीप था, लेकिन चूंकि यह फ्रांस के नियंत्रण में आ गया इसलिए नेपोलियन टेक्निकली फ्रांस का नागरिक बन गया। था तो कुलीन परिवार से, परंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। तो नेपोलियन का बचपना कोई बहुत खुशहाली में नहीं बीता, लेकिन फिर भी उसको एक फ्रेंच स्कूल में, अपने प्रतिभाशाली था तो बचपन में प्रतिभा के बल पर फ्रांस के एक मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिल गई। जब मिलिट्री स्कूल में उसने बड़ी अव्वल दर्जे से अपना परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, फिर उसको एक मिलिट्री कॉलेज में दाखिला मिल गई और वहां पर उसकी योग्यता सिद्ध हो गई। विशेषकर आर्टिलरी, जिसको तोपखाना विभाग कहते हैं, उसमें कई तरह के नए तकनीकी उसने डेवलप किए। तो उसमें कूट कूट कर सैनिक प्रतिभा शुरू से ही भरी हुई थी। जिसी समय उसकी शिक्षा पूरी हुई उसको सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। वही सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर था तो उस समय डायरेक्टरी का शासन था और 5 डायरेक्टर शासन कर रहे थे, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो उसी समय कुछ पुराने जैकोबियन ने तुला नामक स्थान पर विद्रोह किया। मैं पहले कहानी बता देता हूं। तो ये जो डायरेक्टर्स थे वो डायरेक्टर्स ने नेपोलियन को ही वो काम सुपुर्द किया, मतलब डायरेक्ट नहीं, सॉरी, मतलब कोई अधिकारी, ऊपर के अधिकारी, क्योंकि सेकेंड लेफ्टिनेंट बहुत छोटा अधिकारी था अभी वो। तो कुछ दूसरे अधिकारियों ने, जो सीनियर अधिकारी थे, उसको उन्होंने तुला का विद्रोह दबाने भेजा। वहां पर नेपोलियन ने इतनी योग्यता से उस विद्रोह को दबाया कि नेपोलियन की चारों तरफ वाहवाही होने लगी और पहली बार डायरेक्टर्स का ध्यान नेपोलियन की प्रतिभा की ओर आकर्षित हुआ। तो फिर उस समय चूंकि फ्रांस का युद्ध शेष यूरोप से हो रहा था, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो अलग अलग
जो देश थे उनकी सेना से लड़ने के लिए अलग अलग सैनिक कमान का गठन होता था। उसी में अलग अलग जो सेना थी उसमें इटली से लड़ने वाली सेना का प्रधान, ऑस्ट्रिया से लड़ने वाली सेना का प्रधान, इटली और ऑस्ट्रिया से लड़ने वाली सेना का प्रधान, ब्रिटेन से लड़ने वाली सेना, रूस से लड़ने वाली सेना, तो अलग अलग सेना का कमान बना हुआ था। तो पहले नेपोलियन बोनापार्ट को इटली एवं ऑस्ट्रिया से लड़ने वाली सेना का कमान दिया गया। उसने बड़ी सफलतापूर्वक युद्ध मोर्चे में सफलता पाई, बल्कि 1797 में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करके जो ऑस्ट्रिया का मोनार्क था उसका फ्रांसिस प्रथम, उसके साथ उसने एक समझौता किया, कैंपे फॉर्मियो की संधि। तो उस समय आप समझ सकते हो कि अब ऑस्ट्रिया का मोनार्क नेपोलियन के साथ कैंपो फॉर्मियो की संधि कर रहा है। ये नेपोलियन के लिए बड़े सम्मान की बात थी और पहली बार वह हैब्सबर्ग राजमहल में बैठकर बराबरी के स्तर पर यूरोप के एक प्रतिष्ठित राजवंश के शासक के साथ समझौता किया। वह नेपोलियन के लिए बड़ा ही गोल्डन डेज था, बड़ा ही स्वर्णिम दिन था और नेपोलियन की प्रतिष्ठा उससे काफी बढ़ गई। आगे ऑस्ट्रिया के शासक ने अपनी राजकुमारी से विवाह भी नेपोलियन को कराया और उससे नेपोलियन को एक पुत्र भी हुआ। तो नेपोलियन कहा करता था कि मेरा पुत्र आधा हैब्सबर्ग जरूर है। मतलब आधा हैब्सबर्ग का मतलब है कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी की राजकुमारी से विवाह हुआ। हालांकि नेपोलियन तो एक सैनिक जनरल था, लेकिन उसकी बीवी तो हैब्सबर्ग थी, तो उस बेटे के बारे में कहता था कि हाफ हैब्सबर्ग मेरा बेटा अवश्य है। एनीवे, तो जब वह कैंपो फॉर्मियो की संधि के बाद सफल होकर जब लौटा बाहरी मोर्चे से, तब तक फ्रांस में नेपोलियन की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी थी। अब इस बात से थोड़ा सा डायरेक्टर्स खुश कम हुए और भयभीत ज्यादा हुए। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से सैनिक जनरल को प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसमें हो सकता है कि आगे चलकर कोई हमारे शासन के लिए कोई बड़ा खतरा न उत्पन्न हो जाए। तो इस बात से भयभीत थे। इसी भय के वातावरण में उन्होंने नेपोलियन को एक तरह से चाहा, इसलिए डायरेक्टर्स चाहते थे कि अधिक से अधिक समय तक नेपोलियन युद्ध में ही रहे, देश से बाहर ही रहे तो बढ़िया है। उन 5 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर ने नेपोलियन को गले से लगाते हुए और तब उसको मोटिवेट किया कि बेटे, मैं चाहता हूं कि अब तुम समुद्री डाकुओं को खदेड़ दो। तो समुद्री डाकुओं को खदेड़ दो से उनका आशा है कि ब्रिटेन को अब हराओ और ब्रिटेन को पछाड़ो, क्योंकि ब्रिटेन को कोई हरा नहीं पाता था। तो नेपोलियन को जितनी भावुकता बस उन्होंने ये बात कही, नेपोलियन इस बात को अच्छी तरह जानता था कि भाई ब्रिटेन को हराना कोई टेढ़ी खीर है वो। तो उसने पहले एक लंबी चौड़ी योजना बनाई। जैसे आपने सुना होगा, एक राक्षस है, उस राक्षस की जान उसके तोते में था, उसके तोते के गले मुड़ेड़ दोगे तो उसे क्या होगा कि वो राक्षस भी मर जाएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य रूपी राक्षस का तोता उसका पूर्वी साम्राज्य था भारत। तो उसने सोचा कि चलते हैं उस तोते का ही गला मरोड़ देते हैं। वहां से उस सोचा कि भूमध्य सागर से लाल सागर के रास्ते में जाना है, पहले मिस्र पर कब्जा करना है, क्योंकि मिस्र भारत की तरफ जाने का मार्ग था तो ब्रिटेन का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। और तब अरब सागर से होते हुए, और वैसे भी भारत में टीपू सुल्तान जैसे जो विक्षुब्ध तत्व थे, उससे नेपोलियन बोनापार्ट को पहले से ही एक समझौता हुआ पड़ा था। तो नेपोलियन को लगा कि चलो टीपू जैसे विक्षुब्ध तत्वों की सहायता से और वहां हम ब्रिटिश को भारत से खदेड़ देंगे। नेपोलियन इसी उम्मीद से वो लाल सागर को पार किया और लाल सागर को पार करके और अपनी सेना भूमध्य सागर से ले गया और भूमध्य सागर से लाल सागर को पार किया और लाल सागर को पार करके मिस्र पर चढ़ाई की। और मिस्र में बहुत सारे सरदार अलग अलग सरदार शासन करते थे, पुरानी युद्ध प्रणाली थी और नेपोलियन ने 4 घंटे में मिस्र को जीत लिया था। और मैं आपको बताऊं कि मिस्र में जो नेपोलियन ने मिस्र को जीता था, कहा जाता है कि इस्लाम के साथ इस्लामी जगत को फ्रांस की क्रांति से पहला साक्षात्कार हुआ। फ्रांस की क्रांति के जो प्रगतिशील विचार थे उससे पहले साक्षात्कार मिस्र को हुआ। इसलिए आप देखते हो कि मिस्र में इतने सारे सुधार हुए हैं। इतने सारे सुधारों का होने का कारण क्या था? या मिस्र अगर आज भी अरब क्षेत्र में हालांकि अब तो सैनिक तानाशाही भी है, लेकिन मिस्र अरब क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया मिस्र में सबसे पहले शुरू हुई थी और उसका कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से संपर्क हो जाना था। मिस्र में वहीं से बदलाव शुरू हुआ था। खैर एनीवे, लेकिन नेपोलियन की मंशा पूरी नहीं हुई। मंशा नहीं पूरी होने का कारण यह था कि
नेपोलियन को लग रहा था। नेपोलियन की मंशा इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि एक बड़ी समस्या नेपोलियन के साथ थी। वो वहां से किसी तरह वो लाल सागर तो पार कर गया और लाल सागर पार करके वो मिस्र को जीत लिया। लेकिन उसी समय एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था नेल्सन। वो नेल्सन नेपोलियन बोनापार्ट का पीछा करता हुआ मिस्र को पहुंच गया और मिस्र में उसने नेपोलियन को चुनौती दे डाली। तो नेपोलियन के साथ उसका एक युद्ध हुआ, उस युद्ध को कहते हैं पिरामिडों का युद्ध। तो जो पिरामिडों का युद्ध हुआ नेपोलियन लड़ा, तो नेपोलियन उसमें हार गया। अब देखिए, नेपोलियन को अपने पूरे कैरियर में अफसोस यही होगा कि उसने 2 बार युद्ध किए नेल्सन से और दोनों बार नेपोलियन हारा है। ब्रिटेन से नेपोलियन जीत नहीं सका है कभी। लेकिन सेकेंड टाइम 1805 में ट्रफगलर का युद्ध जिस समय वो लड़ा है नेल्सन से, तो ट्रफगलर का युद्ध भी हार गया है। लेकिन ट्रफगलर के युद्ध में ही नेल्सन लड़ता हुआ मारा गया है। तो नेल्सन का प्रसिद्ध कोटेशन आता है कि गॉड wants every British man to do his duty. Thanks God I have done my duty. मरने से पहले उसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो वह नेल्सन के हाथों हार गया। हारने के बाद तो मिस्र में फंस गया। अब अरब सागर पार नहीं कर सकता था, भारत नहीं जा सकता था। शेष कहानी मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में बताया हुआ है कि ब्रिटिश उधर फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए तुरंत थोड़ा सा एक टेम्परेचर एक पॉइंट बढ़ाओ तो थोड़ी देर तक। तो नेपोलियन उधर फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश ने एक नए गवर्नर जनरल को भेजा। 25 किया, यस, एक नए गवर्नर जनरल को भेजा। उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने किस प्रकार से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित किया, वह लॉर्ड वेलेस्ली की इस कहानी को भी मैं आपको बता चुका हूं। तो नेपोलियन कुछ समय तक तो मिस्र में फंसा रहा। उसके बाद नेपोलियन को लगा कि अब यहां पर रुकना बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तब तक उधर फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन के विरुद्ध गहरा असंतोष हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टरी का जो शासन था, डायरेक्टरी की सरकार थी, वो अच्छे ढंग से शासन नहीं कर पा रही थी। फ्रांस में असंतोष का बाजार गर्म था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कुछ चुने हुए अंगरक्षकों के अधीन उसने वहां पर अपनी सेना छोड़ी, कुछ चुने हुए अंगरक्षकों के अधीन, और अपने चुने हुए अंगरक्षकों के साथ वो यहां से मिस्र से पलायन करता हुआ लाल सागर से भूमध्य सागर पार करता हुआ फ्रांस पहुंच गया। हालांकि उसे मिस्र में हार हो गई थी, बावजूद इसके उसकी लोकप्रियता फ्रांस में आसमान छू रही थी। जब नेपोलियन पहुंचा तो उसके जो नेपोलियन के पहुंचते ही जो फ्रांस के लोग हैं, उसने नेपोलियन को नायक की तरह स्वागत किया। माय हीरो के नारे से गूंज उठा नेपोलियन बोनापार्ट वहां। और नेपोलियन ने तुरंत अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाया और उसने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया माय स्टूडेंट्स। और फिर एक चौथा, मतलब आप कह सकते हो कि फिर एक टेक ओवर हो गया। देखो चौथा चरण में आप, पहला चरण 1789 से 92, आपको याद है, संवैधानिक राजतंत्र का चरण। दूसरा चरण 92 से 94, रेडिकल गणतंत्र का चरण, जैकोबियन शासन। और फिर 94 से 99 डायरेक्टरी का शासन, 5 वर्षों का, यही हम लोग जिसको आप कहेंगे उदार गणतंत्रवाद का चरण। अब आ गया 1799 में प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही और साम्राज्यवाद का चरण। नेपोलियन ने शक्ति और सत्ता अपने हाथों में ले ली और उसने, अब नेपोलियन ने जो देखो इसमें सुधार किया है, वो क्या किया है, तो नेपोलियन ने इसमें सुधार किया है अपनी चीजों में। उसने पहले नेपोलियन 1799 में एक नया संविधान लाया। नया संविधान, ये संविधान का क्या नंबर है, ये कौन सा संविधान है। अब माय स्टूडेंट्स, इस क्लास को कम्युनिकेटिव बनाने के लिए मुझे आपसे भी कुछ जानकारी चाहिए कि आप लोग मेंटली अलर्ट हो कि नहीं। नेपोलियन जो नया संविधान लाता है, ये फ्रांस में कौन सा संविधान है, कौन कौन बताएगा, इसका नंबर क्या है। नंबर क्या है माय स्टूडेंट्स, प्लीज इस संविधान का नंबर बता दो। 1 2 3 4 5 6, कौन सा संविधान है ये। अब तक कितने, क्रांति के बाद कितने संविधान आ चुके, काउंट करके बताइए।
but maximum 4. 4 संविधान है। डाउट किसी को क्यों है? पहला संविधान 1791, दूसरा संविधान अगस्त 1792 में जैकोबियन लोगों ने, जैकोबियन जीरोधिस्टों ने लाया था। तीसरा संविधान 1795 में डायरेक्टरी के शासन के समय, जिसमें त्रिसदनीय व्यवस्थापिका थी। ये चतुर्थ संविधान है। ठीक कहा आपने। अधिकांश लोगों ने चतुर्थ कहा है। अंकुर क्या हाल है? मेरे स्टूडेंट्स का क्या हाल है? फोर्थ संविधान नाम लिया कि नहीं? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स सभी ब्रिलियंट लोग हैं और मैं मानकर चलता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हो और समझदारी आपकी डेवलप हो रही है। यह संविधान है चतुर्थ संविधान, चतुर्थ संविधान है ये। ओके, और इसमें देखो क्या प्रावधान है। इसमें है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में ये 1799 में संविधान लाया था। तो कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे उसमें 5 डायरेक्टर्स थे, उसमें 3 कौंसल का पद सृजन। उसमें 5 डायरेक्टर का पद था, इसमें उसने कार्यपालिका में 3 कौंसल का पद सृजित किया और फिर नेपोलियन खुद प्रथम कौंसल बन गया। नेपोलियन प्रथम कौंसल। और विधानमंडल में जानते हो त्रिसदनीय, जैसे त्रिसदनीय विधानमंडल, उसने त्रिसदनीय विधानमंडल बनाया। इससे पहले आप याद करो, जो पहला संविधान आया था 1791 में, उसमें 1 सदन वाली विधानमंडल था। जैकोबियन लोगों ने दूसरा संविधान लाया था, उसमें नेशनल कन्वेंशन 1 ही सदन वाला विधानमंडल था। तो इसलिए जब तीसरा संविधान आया था डायरेक्टरी के समय, आपको याद करो, देखो संवैधानिक उदार संविधानवाद का चरण, तो जब तीसरा संविधान आया था तो इसी डर से इन्होंने तीसरा संविधान में क्या किया था? तीसरा संविधान में किया था कि 1 सदन वाली जो विधानमंडल है वह बहुत डेंजरस हो जाती है, तो 2 सदन वाली विधानमंडल बनाया और नेपोलियन ने 3 सदनों वाली विधानमंडल बना दिया। अब देखो सबसे दिलचस्प चीज है उसका कार्यपालिका। कार्यपालिका में देखो कैसा कैसा खेल किया। पहले उसने अपने आप को प्रथम, नेपोलियन प्रथम कौंसल बना, वो 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए अपने आप को प्रथम कौंसल उसने घोषित किया था 1799 में। फिर क्या किया कि 1802 में, अब 1802 में उसने क्या किया कि 1802 में उसने जीवन भर के लिए प्रथम कौंसल, जीवन भर के लिए अपने आप को प्रथम कौंसल, जीवन भर के लिए अपने आप को प्रथम कौंसल घोषित कर दिया, जीवन भर के लिए। और 1804 में उसने 1804 में अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने, अब आप देख लीजिए कि अब एक तरह व्यावहारिक रूप में गणतंत्र समाप्त हो गया और फिर राजतंत्र को उसने बहाल कर दिया। परंतु यह राजतंत्र लुई वाला राजतंत्र नहीं था, बुर्बो शासकों वाला राजतंत्र नहीं था। जानते हो क्या किया इसने? इसमें जनता का अनुमोदन लिया। अपने सम्राट के पद के लिए जनता का अनुमोदन लिया। अनुमोदन कैसे लिया? तो जनमत संग्रह के माध्यम से इसने जनमत संग्रह करवा के, इसको प्लेबिसाइट कहते हैं, यह प्लेबिसाइट अथवा जनमत संग्रह के माध्यम से जनता का अनुमोदन प्राप्त किया। So he was a very different type of monarch. He was not the, you can say, previous monarch like you can say Bourbon kings. वो Bourbon kings की तरह monarch नहीं था। उसकी मोनार्की ऐसी थी कि जन सहमति पर आधारित थी। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है। जनता तो भावुक होती है, आज भी देखते हो, जनता तो किसी के पीछे वीर पूजा की भावना उसके मन में आ जाती है। इसलिए पार्लियामेंट को विवेकशील माना जाता है। विवेकशील इसलिए माना जाता है कि उसमें चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो पढ़े लिखे, तेज तर्रार, राजनीति में निपुण, समझदार होते हैं। वो चीजों को ज्यादा बारीकी से समझते हैं। तो जो बहुत बड़ा डेमोगॉग होता है, जो बहुत बड़ा प्रवक्ता होता है, जो बहुत बड़ा क्या कहोगे, जो बहुत
कुशल राजनेता होता है वो चालाकी क्या दिखाता है, बीच में संसद यानी पार्लियामेंट की अवहेलना कर देता है और सीधे जनता से अनुमोदन लेना चाहता है। क्योंकि जनता तो भावुक होती है, उसे कोई भी अनुमोदन ले लेना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले नेपोलियन ने एक ऐसी आधुनिक तानाशाही का मॉडल तैयार किया जो जनता की सहमति पर आधारित था। नेपोलियन को लोग नायक मानते थे, उसके अच्छे बुरे हर कार्यों को लोग सहमति दे देते थे। तो उसने जो राजतंत्र को स्थापित किया, मतलब अपने को सम्राट घोषित किया, तो जनमत संग्रह में उसको अनुमोदन जनता ने कर दिया। जनता को चाहिए राष्ट्रीय गौरव। और नेपोलियन ने क्या किया, बड़े चालाकी से जो क्रांति की जो फ्रांसी की क्रांति का जो आदर्श है, वो क्रांति के आदर्शों को स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य से स्वतंत्रता एवं समानता के लक्ष्य से हटाकर स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य से हटाकर उसने स्वतंत्रता और समानता का लक्ष्य हटा दिया। और इस लक्ष्य को हटाकर क्या किया पता है, उसको राष्ट्रवाद, चाहे सैनिक विजय एवं राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ दिया। राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ दिया। सैनिक विजय और राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ दिया, मतलब उसने पूरे राष्ट्रवाद की दिशा ही बदल दी। उसने क्रांति की दिशा ही बदल दी और उसने सैनिक विजय और राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ दिया। अब जनता है वो सैनिक विजय और राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत हो गई, एकदम भाव विभोर हो गई, भाव विह्वल हो गई। अब उसको स्वतंत्रता समानता जैसे आप विदेशी मोर्चे पर जब सरकार सफलता दिलाती रहती है तो लोग आंतरिक स्वतंत्रता को भी भूल जाते हैं, समानता के लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और वीर पूजा की भावना उनमें आ जाती है। अपने शासक को ही वो नायक समझने लगते हैं और उनका अपने अधिकारों से ध्यान हट जाता। वही चालाकी नेपोलियन ने की। और जब अपने को सम्राट घोषित किया तो बड़े गर्व से उसने घोषित किया कि हमने फ्रांस के राज मुकुट को गटर में गिरा पाया, फ्रांस की जनता ने अपने हाथों से उठाया और उसे मेरे सिर पर रख दिया। यह नेपोलियन का स्टेटमेंट था सम्राट बनने के बाद। अब देखिए, नेपोलियन ने जब, चूंकि देखो दूसरा गठबंधन चल रहा था, एक गठबंधन तो जैकोबियन शासन के समय यूरोपीय देशों का पहला गठबंधन बना था, फिर दूसरा गठबंधन 1798-99 में बना। वो गठबंधन चल रहा था। 1801 में ब्रिटेन के साथ नेपोलियन की एक संधि हुई। वो ब्रिटेन के साथ युद्ध के साथ नेपोलियन की अमीन्स की संधि हुई, उसको अमीन्स की संधि बोलते हैं। नेपोलियन को अमीन्स की संधि हुई, मतलब इसके बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन के साथ एक अमीन्स की संधि कर ली। तो पूरे नेपोलियन के जीवन काल में या शासन काल में, जीवन काल में शासन काल कहिए, जो 1799 से शुरू होकर, और अगर सैनिक अधिकारी के रूप में देखिए तो 1795 से ही देखिए, वैसे आप शासक के रूप में देखिए तो 1799 से शुरू होकर 1813 मान लीजिए लिपजिक में हारने के बाद तो उसको एल्वा भेज दिया गया। तो ये जो उसका 14 वर्षों का लगभग जो एक्टिव शासनकाल है, एक्टिव शासनकाल, उसमें उसने 40 से अधिक युद्ध जीते हैं। उसके लाइफ में, उसके पूरे शासनकाल में उसको कभी युद्ध से राहत नहीं मिली। 2 ही वर्ष उसका युद्ध का राहत का समय है। ब्रिटेन के साथ जब उसने अमीन्स की संधि की, तो अमीन्स की संधि करने के बाद 1801 से और 3 तक नेपोलियन का शासन काल में शांति रही। इसी 1801 और 3 के बीच नेपोलियन ने सुधारों का सूत्रपात किया था, ढेर सारे सुधारों का सूत्रपात किया था। शासन में नेपोलियन ने कई सुधार किए थे। जैसे देखिए, सबसे पहले उसने एक नेपोलियन कोड बनाया। नेपोलियन कोड कहते हैं। कोड किसको बोलते हैं जानते हैं? विधि संग्रह। उसने विधि संग्रह बनाया
और वह विधि संग्रह कितना महत्वपूर्ण था पता है? उसमें 2000 कुछ विधियां थी, माने 2000 से थोड़ा अधिक लॉज थे, और वह कोड में हर तरह के लॉज थे। जिस कोड में परिवार का, पहले जैसे परिवार के मुखिया को पावरफुल बनाया, महिलाओं को हल्का पुरुषों के अधीन किया। पहले क्या होता था कि भाई मतलब क्या हुआ कि अब परिवार की संपत्ति बच्चों के बीच बंट सकती थी, तो इससे क्या होता कि लोग बच्चे कम पैदा करते, जो हमारी संपत्ति बट जाएगी। तो नेपोलियन ने बहुत सारे इस प्रकार के सुधार किए हैं। तो विधि संग्रह उसने बनाया, उसको कोड, नेपोलियन कोड बोलते हैं। और नेपोलियन कोड इतना महत्वपूर्ण था कि नेपोलियन के बाद भी यूरोपीय देशों ने नेपोलियन के कोड को अपनाया है। नेपोलियन के कोड को यूरोपीय देशों ने नेपोलियन के बाद भी अपनाया है। जब नेपोलियन वाटरलू में हार जाएगा उसके बाद भी यूरोप में उसका कोड चलता रहेगा, माने बाकी देश भी उसकी नकल करते। इतना बढ़िया कोड उसने बनाया। मैं देखो नेपोलियन में कितनी सारी चीजें। मैं जब यूरोप गया तो यूरोप में एक बड़ा यूनिक चीज हमको दिखी, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैंने देखा कि ट्रैफिक जैसे यहां पर इंडिया में है, लेफ्ट में चलती है गाड़ी और वहां राइट में गाड़ी चलती है, और उधर लेफ्ट लेन खुला छूटा रहता है। उधर से जो गाड़ी आती है अपने राइट में आती है। हमें तो गाड़ी से बैठ के चलने में डर होता था। ड्राइव कोई और करता था, मैं तो ड्राइव करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। लेकिन कोई अगर और ड्राइव कर रहा हो तो मुझे फिर भी डर लगता था। मुझे लगता था पता नहीं उधर वाली गाड़ी कब आके, और गाड़ी की चूंकि हाईवे खुला होता है तो स्पीड भी उसकी 120 130 के करीब होती है, और उसमें चल रहा है, राइट लेन में गाड़ी चल रही है और लेफ्ट लेन खुला हुआ। हमको लगा भाई उधर वाली गाड़ी भी उस रूल को फॉलो ना करे फिर क्या होगा। एनीवे, चूंकि हमें तो इंडिया की आदत थी, तो बाद में मैंने कई लोगों से पूछा, मैं अपने गाइड से पूछा कि जी ये बताओ कि ऐसा यूरोप में क्यों है? क्योंकि इंडिया में लेफ्ट है और बाकी देशों में लेफ्ट है, यूरोप में राइट क्यों है? तो उसने जो कहानी बताई, पता नहीं, हिस्ट्री में तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, हो सकता है कोई मिथक हो। उसने कहानी बताई कि ऐसा है कि नेपोलियन बोनापार्ट चूंकि 40 से ज्यादा बैटल लड़ा था, तो उसका हाथ एक इंजर्ड था। उसका जो राइट हैंड होता था वो इंजर्ड था। इंजर्ड का मतलब क्या है? उस पर अपने कट मार्क बहुत ज्यादा हो गया। तब तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती थी, कट मार्क बहुत बड़ा भद्दा हाथ लगता था। तो नेपोलियन एक बड़ा सा ओवरकोट पहनता था, और उस समय तो गाड़ी कार वार नहीं होती थी, आपको पता ही है। तो वो चलता था बग्गी पर, जो बग्गी में घोड़े जूते होते थे। तो वो क्या होता था कि बग्गी पर 2-3 सीढ़ियां बनी होती थी, ऊंचा थोड़ा चढ़ना होता था, और वो प्राय अपना राइट हैंड नहीं निकालता था। राइट हैंड को अपने पॉकेट के अंदर रखना पसंद करता था, क्योंकि उसका उस पर कट मार्क था हाथ पर, जो वो अगली लुक देगा और लोगों को दिख जाएगा। तो वो अपने उसको प्राय वो अपने कोट के, ओवरकोट के पॉकेट में राइट हैंड को रखता था। तो क्या होता था कि जब वो लेफ्ट से, जब वो मतलब उसको जब चढ़ना होता, तो लेफ्ट से चढ़ने में उसको राइट से हाथ पकड़ना पड़ता। तो राइट से पकड़ने में वो हाथ निकाल नहीं सकता था, तो वो बग्गी पर चढ़ने लगा तो उसका पैर स्लिप कर गया, वो गिर गया। तो गिर गया तो उसको बड़ी, मतलब उसमें बेइज्जती हुई कि भाई, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई, भाई गिर गया और वो संभाल नहीं सका अपने को। तो वो अब नेक्स्ट टाइम से उसने क्या किया, ट्रैफिक रूल ही बदल दिया कि सारी गाड़ियां राइट से चलेगी, ताकि उसको हाथ से पकड़ने में लेफ्ट हैंड से वो बग्गी को पकड़ के और बग्गी पर बैठ सके। तो मुझे तो खैर हिस्ट्री में कहीं बुक में मैंने ये चीज पढ़ी नहीं, लेकिन नेपोलियन इतना इन्फ्लुएंशियल था कि पूरे यूरोप के ट्रैफिक को बदल दिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसको कहते हैं नेपोलियन का विधि संग्रह। उसके अलावा उसने क्या किया, शिक्षा के सुधार के लिए जैसे यूनिवर्सिटी बनाया, शिक्षा का सुधार और तकनीकी शिक्षा पर उसका विशेष बल था। फिर उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। इसी बीच उसके बाद उसने क्या किया पता है, बैंक ऑफ फ्रांस को 1804 में बनाया। उसने पूरे फ्रांस के लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाया, और संपत्ति का सर्वे करवाकर और तब उसने सब पर टैक्स लगाया। मतलब एक तरह से जो भाई टैक्स पूरे मतलब न्यायिक ढंग से लगे, न्यायपूर्ण ढंग से लगे, सबको संपत्ति की जानकारी पहले प्राप्त की जाए। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बैंक ऑफ फ्रांस बनवाया, स्थापित किया, और उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक प्रदर्शनियां भी लगवाता था। तो 1801 और 3 के बीच उसने कई सुधार किए, लेकिन तब तक
फिर यूरोप से उसका युद्ध शुरू हो गया। तो बहुत तो युद्ध मैदान में ही अधिकांशतः रहता था। उसमें अब तीसरा यूरोपीय गठबंधन बन गया। नेपोलियन के अगेंस्ट में तीसरा यूरोपीय गठबंधन बन गया। लेकिन नेपोलियन तो बहुत ही महत्वाकांक्षी और पावरफुल था, तो तीसरा गठबंधन बनाओ। तीसरा गठबंधन में तुम देखोगे कि जैसे उसमें रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रशा था, इंग्लैंड था, ये सब उस गठबंधन में, तीसरे गठबंधन में शामिल था। लेकिन इंग्लैंड को छोड़कर बारी बारी से नेपोलियन ने सभी को पराजित कर दिया। 1805 में उसने ऑस्टरलीज के युद्ध में ही ऑस्ट्रिया है। 1805 में उसने ऑस्टरलीज के युद्ध में ये ऑस्ट्रिया है। ये मेरी कलम घूम रही है, देखना, ये ऑस्ट्रिया है। 1805 में उसने ऑस्टरलीज की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। 1806 में उसने जेना की लड़ाई में प्रशा को, युद्ध का नाम याद रखना आवश्यक नहीं है, मैं केवल कहानी के तौर पर आपको बता देता हूं। परीक्षोपयोगी जो चीजें हैं वो तो मैं आपको डिस्कस फिर कर दूंगा। तो ये जेना के युद्ध में उसने प्रशा को पराजित कर दिया, और फिर जेना के युद्ध में प्रशा को पराजित कर दिया। और इसके अलावा आप देखोगे कि फ्रीलैंड के युद्ध में रूस को पराजित किया। रूस का शासक था जार अलेक्जेंडर प्रथम। जब उसने रूस को पराजित किया तो रूस के साथ उसकी एक संधि हुई। उस संधि को कहते हैं फ्रीलैंड की संधि। रूस के साथ उसकी एक संधि, उसको फ्रीलैंड की संधि कहते हैं। सॉरी, फ्रीलैंड, रूस के साथ फ्रीलैंड का युद्ध हुआ, सॉरी गलत बोल गए, उसको टिलसिट की संधि कहते हैं। टिलसिट, फ्रीलैंड के युद्ध में रूस को पराजित किया और टिलसिट की संधि हुई। टिलसिट की संधि हुई 1807 में। तो देखो 1807 में जो नेपोलियन की शक्ति और प्रतिष्ठा है वो आसमान को छूने लगी, क्योंकि देखो ये फ्रेंच एलाइज है, ये फ्रेंच सैटेलाइट है, ये फ्रेंच एनिमीज है। तो क्या एनिमी तो ये बाद में बना है। जैसे जब ये पूरा का पूरा ये भी दोस्त बन गया, प्रशा दोस्त बन गया, ऑस्ट्रिया को भी मतलब एक तरह से दोस्त बना लिया। बाकी जितना ये आप देख रहे हो, ये जो हल्का ग्रीन है, जर्मनी, ये सब उसके अधीनस्थ क्षेत्र बन गए। इटली, ये सब अधीनस्थ बन गए। और जितना आपको ब्लू दिख रहा है वो ये फ्रांस का ओरिजिनल क्षेत्र है। इतने पर फ्रांस के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, ये सब फ्रांस के अधीन है, ये सब दोस्त हैं। केवल अकेला ब्रिटेन बच गया, जो ब्रिटेन अकेला था। और नेपोलियन की शक्ति आसमान छूने लगी, पूरे यूरोप में फैल गई। रोमन साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य नेपोलियन ने बना लिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर तरह के नियंत्रण। जब टिलसिट की संधि हुई, टिलसिट की संधि में एक नाव पर बैठकर, मैंने बड़े जहाज, उसको जहाज कह लो, उस पर बैठकर उसने रूस के शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम, ये बहुत चालाक शासक था, जार अलेक्जेंडर प्रथम के साथ उसने टिलसिट की संधि की। और इस संधि की तुलना आगे मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बताऊंगा कि इस संधि की तुलना आप करोगे जो आगे हिटलर, जो जर्मनी का चांसलर, माने जर्मनी का हेड ही हो गया, तो प्रेसिडेंट ही जर्मन हेड है। और दूसरी तरफ सोवियत रूस के स्टालिन के बीच संधि होगी 1939 में, जिसको अनाक्रामक संधि कहेंगे, उससे हम तुलना करेंगे। ये संधि में एक तरह से तुम समझो तो नेपोलियन के लिए एक बहुत बड़ा एक संबल हो गया, क्योंकि नेपोलियन ने रूस के शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम को पूर्व का सम्राट मान लिया, तो बदले में जार अलेक्जेंडर प्रथम ने नेपोलियन को पश्चिम का सम्राट घोषित कर दिया, और दोनों के बीच एक तरह से दोस्ती हो गई। लेकिन अब देखिए कितने समय तक ये दोस्ती चलेगी। अब सिवा ब्रिटेन के पूरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण यूरोप पर नेपोलियन बोनापार्ट का हो गया। अब नेपोलियन चाहता था कि हम ब्रिटेन को, इंग्लैंड को घुटने टेकवाए। अब नेपोलियन ने एक सिस्टम लाया, जो आप लोगों ने मेरे मैटर में पढ़ा होगा, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, नाम सुना होगा, महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था, ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? तो नेपोलियन ने सबसे पहले 1806 के बर्लिन घोषणा के द्वारा लाया। उस बर्लिन घोषणा में उसने कहा कि कोई भी ब्रिटिश जहाज फ्रांस के बंदरगाह
या फ्रांस के किसी मित्र राज्य के बंदरगाह पर लंगर नहीं डाल सकता। और 1806 के बर्लिन घोषणा पत्र में उसने जो घोषणा पत्र लाई, उसी घोषणा पत्र को उसने फिर 1807 के मिलान घोषणा पत्र पे दोहराया कि नहीं, मिलान कहां था तो इटली में था, कि भाई ब्रिटेन कोई भी जहाज या तो फ्रांस के या फ्रांस के किसी मित्र राज्य या किसी भी अधीनस्थ राज्य के बंदरगाह पर लंगर नहीं डाल सकता। तो प्रैक्टिकली ब्रिटेन को पूरे यूरोप में किसी बंदरगाह पर लंगर डालने से मनाही कर दी गई। माने इसके दो उद्देश्य थे। उसको लगता था कि ब्रिटेन के व्यापार को ठप करवा देंगे तो ब्रिटेन घुटना टेकने के लिए मजबूर होगा। दूसरा, उसका एक और बड़ा लक्ष्य था। उसने सोचा कि इसी बहाने यूरोप के बाजार से हम ब्रिटिश वस्तुओं को निकाल बाहर करेंगे और फिर ब्रिटिश वस्तुओं को फ्रांसीसी वस्तुओं से विस्थापित कर देंगे। योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन व्यावहारिक रूप में क्या संभव होगा, वह नेपोलियन बोनापार्ट को देखना होगा कि व्यावहारिक रूप में ये योजना वो कहां तक क्रियान्वित कर पाएगा, क्योंकि व्यावहारिक रूप में इसको क्रियान्वित करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अब इसने इस योजना की, जब ब्रिटेन को यह घोषणा हुई तो ब्रिटेन ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए कहा कि कोई भी यूरोप का जहाज या नेपोलियन या उसका मित्र राज्य का जहाज के लिए आवश्यक है कि पहले वो हमारे बंदरगाह पर लंगर डाले, तब फ्रांस की तरफ जाए। मतलब एक तरह से उसने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अब सवाल है कि उसने सोचा कि हम ब्रिटेन के व्यापार को ठप करवा देंगे, लेकिन दो तीन कारणों से ब्रिटेन को नुकसान नहीं हुआ। और आपने एक मुहावरा सुनी होगी कि एक दुधारी तलवार सिद्ध हुआ। दुधारी तलवार का मतलब होता है एक ऐसा तलवार जो सामने वाले को काटने के साथ अपने आप को भी काट देता है, कई बार तो सामने वाले की तुलना में अपने आप को ज्यादा काट डालता है। वही हुआ महाद्वीपीय व्यवस्था। जैसे देखिए, पहली बात कि नेपोलियन इस बात को भूल गया कि ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा निर्यातक ही नहीं, सबसे बड़ा आयातक भी था। तो अगर बाकी देशों ने ब्रिटेन से आयात करना छोड़ दिया तो बदले में ब्रिटेन ने भी उनकी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया। ब्रिटेन ने भी उनकी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि उनका व्यापार भी ठप पड़ गया, तो बाकी देश को भी नुकसान होने लगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम यूरोप में ब्रिटिश वस्तुओं को फ्रेंच वस्तुओं से विस्थापित कर देंगे, वो इसलिए तार्किक नहीं था क्योंकि फ्रांस का प्रोडक्टिव आधार, जो फ्रांस का उत्पादन का आधार इतना मजबूत नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर वह ब्रिटिश वस्तुओं को विस्थापित कर पाता, क्योंकि उतना प्रोडक्शन ही फ्रांस नहीं कर पाता था। सेकेंड वन। थर्ड वन यह था कि ब्रिटेन के इस व्यापार को रोकने के लिए फ्रांस के पास एक विकसित नौसेना चाहिए, एक विकसित नाविक शक्ति चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तुलना में उसकी नाविक शक्ति पिछड़ी हुई थी। और ब्रिटेन ने बड़ी चालाकी की थी, वो अपना माल्टा स्थित जो ब्रिटेन का द्वीप था, उस माल्टा स्थित द्वीप से उसने चुपके गुप्त रूप से यूरोप में अपनी वस्तुएं भेजता रहा। और चूंकि फ्रांस उतनी मात्रा में यूरोप में वस्तुएं नहीं दे सका, तो बाजार में वस्तुओं की स्कार्सिटी हो गई। और माय स्टूडेंट्स, अगर बाजार में वस्तुओं की स्कार्सिटी हो जाती है तो किसी भी राज्य और शासन के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स होता है तो लोगों में बेचैनी हो जाती है, और लोगों में बेचैनी हो जाती है तो विद्रोह शुरू हो जाता है। वही नेपोलियन के साम्राज्य के अगेंस्ट में हुआ कि नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, उस कारण से बाजार में वस्तुओं की कमी पड़ गई और यूरोप में अब नेपोलियन के विरुद्ध एक जन असंतोष शुरू हो गया। और जैसे जैसे जन असंतोष बढ़ने लगा, नेपोलियन की स्थिति अब उसकी, जब जनता ही जहां शासन करना हो, जनता में ही असंतोष हो जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जब एक बार जन असंतोष शुरू हुआ तो यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने भी इस जन असंतोष का फायदा उठाने का निर्णय लिया और उन्होंने भी नेपोलियन से अपने संबंध तोड़ने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि रूस का जो शासक था जार अलेक्जेंडर प्रथम, उसने नेपोलियन से अपना संबंध तोड़ते हुए घोषणा की कि हम महाद्वीपीय व्यवस्था से बाहर हो रहे। अब देखिए, नेपोलियन उस समय तक बहुत एरोगेंट हो चुका था, 40 युद्ध जीत चुका था
he was actually he already conquered the 40 battles, so he developed a sense of arrogance. नेपोलियन में अहंकार काफी आ चुका था, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि इस तरह से उसके उस हुक्म उदली की जाए, उसकी अवज्ञा की जाए, और इस तरह से जार अलेक्जेंडर प्रथम उसके साथ संधि तोड़कर महाद्वीपीय व्यवस्था से बाहर हो जाए। नेपोलियन ने आनंद फानन में 1812 में तुरंत नेपोलियन ने एक योजना बना ली, और वो थी मास्को अभियान। तो नेपोलियन ने 1812 में मास्को अभियान शुरू कर दिया। मास्को अभियान में 6 लाख की एक बड़ी सेना लेकर वो रूस की तरफ कूच कर गया। अब रूस तो तुम देखते हो कि विशाल देश था, और जो जार अलेक्जेंडर प्रथम था वह बड़ी चालाकी की, वह खुले युद्ध में नेपोलियन के साथ नहीं उतरा, और बदले में उसने एक नीति चलाई। उस युद्ध को हिंदी में उस नीति को कहते हैं आत्मघाती नीति, अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉच द अर्थ पॉलिसी। स्कॉच द अर्थ पॉलिसी में क्या होता है कि जैसे शत्रु की सेना, स्कॉच द अर्थ पॉलिसी जो होती है उसमें क्या होती है कि शत्रु की सेना, जब आपकी तरफ शत्रु की सेना बढ़ रही है तो आप शत्रु की सेना को हरास करने के लिए कितने तरह के उपाय किए जाते हैं। फसलों को नष्ट कर दिया जाता है, कुएं तालाब में जहर डाल दिए जाते हैं, घरों को जला दिया जाता है ताकि शत्रु पक्ष को कुछ हाथ ना आए, और जब उसे कुछ हाथ नहीं आता है तो वह बेचैन हो जाता है, उसको न खाने के लिए अनाज मिलता है, न पीने के लिए पानी मिलती है, तो सैनिकों में भूखमरी छिड़ जाती है और उसका मनोबल गिर जाता है। वही नेपोलियन के सैनिकों के साथ हुआ। अभी हाल में कुछ खुदाइयां हुई है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया, जहां पर तो रसिया का पार्ट था और नेपोलियन की सेना उस होकर गई थी। तो जब कजाकिस्तान में खुदाई हुई है तो उस खुदाई से पता चलता है कि नेपोलियन के जो सैनिक थे, और वो स्कॉच द अर्थ पॉलिसी के तहत जार हटता जा रहा था, नेपोलियन को फंसाता जा रहा था। बहुत सारे वहां पर नरकंकाल निकले हैं जो फ्रांस के सैनिकों के नरकंकाल हैं, और इस तरह से 6 लाख की बड़ी सेना लेकर वह गया है, और वहां से लौटा है मात्र 20,000 सैनिक लेकर लौटा है नेपोलियन मास्को अभियान से। कितनी बड़ी क्षति हुई आप जरा गौर करके देख लेना। अब देखिए, नेपोलियन जैसा कुशल सेनापति इतनी बड़ी गलती कर जाएगा। एक डेविड थॉमसन है हिस्टोरियन, मेंटली अलर्ट होना आप लोग, मेंटली अलर्ट मेरा सिंबल है। जब कोई मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने लगूं तो उसका मतलब है मेंटली अलर्ट का मतलब है कि आप मेंटली अलर्ट होकर मेरी बात सुनिए। जैसे देखिए, एक बड़ी अच्छी बात कही है डेविड थॉमसन ने। उन्होंने कहा कि देखिए, यूरोप के 2 छोरों पर, मतलब 2 पेरिफेरी, 2 रीजन्स में, यानी ईस्ट एंड वेस्ट में, यूरोप में 2 महाशक्तियां हैं। 2 महाशक्तियां हैं, एक महाशक्ति है ब्रिटेन, दूसरा है रूस। उनका कहना है अगर यूरोप की कोई तीसरी शक्ति जो यूरोप पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है तो उसको कम से कम एक महाशक्ति, एक जो महाशक्ति है उसका समर्थन चाहिए, या तो ब्रिटेन का या रूस का। लेकिन वो कहते हैं डेविड थॉमसन कि नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती यह हुई कि एक ही साथ वो दोनों से टकरा गया, ब्रिटेन और रूस दोनों से। और उसमें भी कहते हैं कि उसने दूसरी बड़ी गलती यह की कि वह पूरब के उस विनाशक अभियान पर निकल गया, जबकि पश्चिम में अभी ब्रिटेन नहीं जीता गया था। तो यह बात तो तय थी कि जिस समय वो रूस में फंसेगा, ब्रिटेन उसकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। यही गलती 130 वर्षों के बाद हिटलर ने दोहराई है। मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा कि 130 वर्षों के बाद हिटलर ने यही गलती दोहराई है। हिटलर ने भी वही गलती की। जैसे मैं आपको बताऊंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि हिटलर चला गया मास्को अभियान में, जो कि ब्रिटेन पूरा पश्चिम में अभी जीता हुआ नहीं था। तुरंत ब्रिटेन पीछे पहुंच गया और रसा के साथ गठबंधन करके हिटलर को हरा दिया। वही बात यहां पर वो कर रहा। अभी वो चला गया है मास्को अभियान पर, ब्रिटेन तब तक अपना चौथा गठबंधन बनाकर तैयार है, रेडी उसका स्वागत करने के लिए। और जिस समय वो मास्को अभियान से लौटा, 1813 में नेपोलियन को उसने
खुली चुनौती दी मैदान में। तब तक चौथा गठबंधन ब्रिटेन बना चुका था, चौथा कोलिशन, चौथा गठबंधन। और जो एक प्रसिद्ध युद्ध है लिपजिग का युद्ध, लिपजिग का युद्ध, नेपोलियन पहली बार इस युद्ध में पराजित हुआ। नेपोलियन इस युद्ध में पराजित हो गया, चतुर्थ गठबंधन ने उसे पराजित कर दिया। बावजूद इसके इस लिपजिग के युद्ध के बाद जो नेपोलियन को टर्म्स दिए गए, जो शर्तें दी गई, आपको आश्चर्य में डाल देगी। बड़ी नरम शर्तें नेपोलियन को दी गई। कहा गया कि देखिए, हम आपसे कोई भूभाग हर्जाना के रूप में नहीं मांग रहे, आप अपनी पुरानी सीमा पर लौट जाइए, जो फ्रांस की पुरानी सीमा थी, और जितने भी नए क्षेत्रों को जीता है उसको आप वापस कर दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप शासन छोड़ दीजिए। आपकी जगह हम वही बुर्बो वंश का एक राजकुमार था जो लुई 16वां का छोटा भाई था, उसी को लुई 18वां के नाम से गद्दी पर फिर बैठा दिया गया। नेपोलियन को कहा गया कि आप गद्दी खाली करिए, लेकिन नेपोलियन को दंड नहीं दिया गया, उसको एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया, और नौकर चाकर और कुछ अंगरक्षक के साथ कि आप राजकीय ठाट से वहां रहिए, मस्त रहिए, यूरोप को शांति से रहने दीजिए, आप ठाट से रहिए, आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, आप जाइए और फ्रांस का जो पुराना बॉर्डर है उस पर आप लौट जाइए। बस इतना ही कहना है। नेपोलियन को एल्बा द्वीप भेज दिया गया। नेपोलियन हार चुका था, उसको संधि की शर्तें स्वीकार करनी पड़ी, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन नेपोलियन जो इतनी शक्ति भोग चुका है, वो नेपोलियन एल्बा द्वीप पर लाचार होकर बैठा रहता है, ऐसा लगता है संभव? नेपोलियन फिर वहां से चुने हुए अंगरक्षकों के साथ चुपके से एल्बा द्वीप से निकल गया और फ्रांस में प्रवेश किया। जब फ्रांस में प्रवेश किया तो फ्रांस की जनता ने उसको हीरो, चूंकि फ्रांस की जनता के जेहन में तो नेपोलियन को 40 युद्धों का विजय घूम रहा था। 40 युद्धों का वो विजय करने वाला हमारा वो महानायक नेपोलियन। आखिर फ्रांस की जनता नेपोलियन को देखते ही इतनी उत्साहित हो गई कि उसको नायक के रूप में उसका स्वागत किया। और जो लुई 18वां है वह नेपोलियन की लोकप्रियता से इतना डर गया कि गद्दी छोड़कर भाग गया। तब तक इधर यूरोपीय नेता ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हुए थे यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने। तभी उनको सूचना मिली कि आप लोग यहां बैठे हुए हैं महानुभाव, वहां तो नेपोलियन महोदय फिर फ्रांस में लौट चुके हैं। तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे और जितने भी नेता थे सभी भागे अपने अपने देश। इसलिए दौड़े कि उनको लगा कि नेपोलियन अगर लौट कर आ गया है तो एक बड़ा युद्ध फिर होगा, अब वो युद्ध को रोका नहीं जा सकेगा। वही 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू का युद्ध, जो वाटरलू का युद्ध है, यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से ब्रिटिश जो चौथा कोलिशन है उसका ज्वाइंट कमांडर था ब्रिटिश सेनापति जिसका नाम था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। देखो माय स्टूडेंट्स, ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वही है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ाया था, एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर जो लॉर्ड विलेजली के समय हुआ था। तो उसके एक छोटे भाई आर्थर विलेजली की मैंने चर्चा की थी। जो आर्थर विलेजली जिसने वहां मराठों की शक्ति को तोड़ा था, वही आर्थर विलेजली ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना है। और वही आर्थर विलेजली ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया। उसने नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया और नेपोलियन पराजित हुआ है। देखो अब एक्चुअली इधर नए नए रिसर्च आने लगे हैं कि वाटरलू में, चूंकि नेपोलियन भी तो बहुत क्यूरियोसिटी की बात है, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस उसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और इधर नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पर उसका रिसर्च दे रहा था कि नेपोलियन क्यों हारा। तो नेपोलियन एक्चुअली जब आया दोबारा, मतलब वाटरलू के बैटल में, तो एक तो उसका तोप की जो पोजीशनिंग थी वो गलत हो गई। जैसे तोप का गोला जो उसका उड़ता था, एक दलदली भूभाग था, उसमें गोला जाके दलदल में फंस जाता था, तो तोप का गोला काम नहीं कर रहा था। फिर नेपोलियन को क्या हुआ कि वो उसका अचानक से स्टोमिक पेन हुआ, मतलब युद्ध मैदान में पेट में दर्द हुआ, तो 4 घंटे के लिए चला गया अपने सैनिक शिविर में आराम करने।
और उसका जो कमान है उसने मार्शल ने को सुपुर्द कर दिया। मार्शल ने, मतलब इस कहानी का देखो विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं, बस आपको इंटरटेनमेंट के लिए मैं बता रहा हूं, इतना ही समझ लो। तो जो मार्शल ने था वो नेपोलियन का राइट हैंड था। मैंने आज तक जितना युद्ध जीते थे तो पूरी दुनिया जानती थी कि नेपोलियन की विजय है, लेकिन वो विजय होती थी मार्शल ने की, क्योंकि मार्शल ने ही एक तरह से समझो तो उसका जस्ट सेकेंड मैन था और वही मैनेज करता था सब कुछ। लेकिन वो जो मास्को अभियान पर मार्शल ने गया और अपने सैनिकों को, बड़ा समर्पित सैनिक था वो, लेकिन उसको जिस समय अपने बहुत सारे सैनिकों को ठंड और भूख से मरते देखा तो उसका दिमाग अस्थिर, उसका दिमाग असंतुलित हो चुका था, इम्बैलेंस्ड हो चुका था। सो उसका दिमाग बैटलफील्ड में ठीक से काम नहीं किया। और इधर जो आप देखोगे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उसने चालाकियां की कि पहाड़ी कि उस पार उसने बहुत सारे तोपखाने लगाकर गोले उसमें फिट करके और उसके ऊपर घास फूस और जो उससे छिपा दिया था उस तोपखाने को। और बार बार वो नेपोलियन के सैनिकों को ललचाता था कि वो पहाड़ी पर आ जाए। और मार्शल ने अगर अपने पूरे मानसिक संतुलन में होता तो सैनिकों को लेकर पहाड़ी पर कभी नहीं आता। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, वो समझ नहीं पाया उसके टैक्टिक्स को। उसके जैसा सधा हुआ कमांडर सेना को लेकर चला गया पहाड़ी के ऊपर, जिसमें सेना का कमान पहाड़ी पर चढ़ा और उसी समय पहले से तैयार था। वो सारे घास फूस तुरंत हटाए मिनटों के अंदर और तोप के गोले के मुख खोल दिए। अब पूरे सैनिकों जब तोप के गोले जब दगने लगे तो उन लोग के लिए तो बड़ा सर्वाइवल की बात हो गई। तो उसे पीछे भागने लगे तो नेपोलियन की सेना में भगदड़ मच गई। और जब एक बार भगदड़ मच जाती है तब युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेपोलियन का एक खास तरीका होता था कि जब युद्ध अपने क्लाइमेक्स पर, जब नेपोलियन लड़ता था, जब युद्ध अपने क्लाइमेक्स पर चला जाता था, जब दोनों पक्ष जब घमासान युद्ध होने लगता था, तो लास्ट मोमेंट में नेपोलियन के पास 50,000 उसके पास इंपीरियल गार्ड्स होते थे। इंपीरियल गार्ड्स का मतलब सबसे प्रशिक्षित सैनिक, जो एक सैनिक 10 के बराबर हो, ऐसे 50,000 इंपीरियल गार्ड्स होते थे। उसको एक बार वो छोड़ देता था बैटलफील्ड में और इंपीरियल गार्ड्स तुरंत युद्ध को इसके पक्ष में मोड़ देता था। 10 मिनट में युद्ध का पलड़ा पलट देता था। यही उसका लास्ट स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। लेकिन जब उसके सैनिक भागने लगे, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसने तुरंत इंपीरियल गार्ड्स को छोड़ा। लेकिन इंपीरियल गार्ड्स है वो जब तक छोड़ता, लेकिन इंपीरियल गार्ड्स भी उस भीड़ को रोक नहीं पाया। अंत में नेपोलियन हार गया और इस बार मित्र राष्ट्रों ने उसे चांस नहीं लिया। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया जंजीरों से जकड़ के, और तब नेपोलियन का डेथ वहीं 1821 में हो गया। अब इसके बाद नेपोलियन के आगे की जो कहानी है वह तो आप यूरोप 1815 के बाद में सुनोगे, जो उपखंड 4 होगा और जिसकी अध्ययन सामग्री आपके घर पर पहुंच चुकी है। मतलब मैंने भेज दिया है, अब आप लोगों ने डाउनलोड किया है कि नहीं, आई डोंट नो। तो अब मैं इसको परीक्षोपयोगी बातें आपसे डिस्कस करता हूं। अभी तो मैंने स्टोरी आपको बताई थी, ये स्टोरी पार्ट है, ये भी जानना आवश्यक होता है, इससे थोड़ा सा विषय वस्तु में दिलचस्पी होती है। अंकुर टेम्परेचर क्या है? पता नहीं, ठंडापन है क्यों? एक और बढ़ा के देखो तो फिर थोड़ा कम कर देंगे। एक टेम्परेचर अब देखिए। अरे चलिए पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखो नेपोलियन का मूल्यांकन, तो नेपोलियन का मूल्यांकन तो लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने एक दिखाया सबल पक्ष। तो अब ये नेपोलियन का मूल्यांकन में एक चीज आपको मिलती है, क्रांति का शिशु। बस कुछ नहीं, देखो एक्चुअली इस पर क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता नहीं है, लेकिन तो भी हम आपको कुछ इसमें तरीका बताए। क्रांति का शिशु का मतलब हुआ कि दोनों में से एक चीज, कि नेपोलियन ने क्रांति को प्रमोट भी किया, नेपोलियन ने क्रांति को आगे भी बढ़ाया और नेपोलियन ने क्रांति को दबाया भी। मतलब नेपोलियन ने क्रांति को प्रोत्साहन दिया या क्रांति को फैलाया और दूसरा क्रांति को दबाया।
मतलब नेपोलियन क्रांति का शिशु था और उसी समय नेपोलियन क्रांति का हत्यारा था। तो भाई शिशु क्यों था और हत्यारा क्यों था, ये दोनों चीज देखनी है। तो देखिए, अब सोशल साइंस में स्टूडेंट्स ये थोड़ा क्रिटिकल आइडियाज है। सोशल साइंस में क्या होता है, अगर आधा ग्लास पानी है तो कभी कहना पड़ेगा कि भाई आधा ग्लास ही तो पानी है, और कभी हम लोग कहते हैं अरे कुछ भी कर लो। जैसे कभी हम कहेंगे भाई हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, परंतु सच्चाई यही कि हमारे पास मात्र आधा ग्लास पानी है। और कभी कहेंगे कि भाई चाहे आप कितना भी कुछ बोल लो, लेकिन आप इस बात को नहीं अस्वीकार कर सकते कि अभी भी मेरे पास आधा ग्लास पानी है। तो क्रांति का शिशु था, उसमें पहला पॉइंट मैंने दिया हुआ आपको पढ़ने क्रम में, पॉइंट फिर बना लेना साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा मैटर तो है ना, उसके बाद आप साइड में पॉइंट बना लेना। जैसे पॉइंट में आप ये कह सकते हो कि क्रांति के द्वारा नेपोलियन को अवसर दिया जाना। मतलब नेपोलियन अगर एक छोटा सा सेकेंड डेफिनेंट से नेपोलियन उचने बड़े पद पर जा सका तो वह क्रांति के बिना संभव नहीं था। क्रांति ने जो प्रतिभा के लिए जगह बनाई थी, मतलब क्रांति ने प्रतिभा के लिए जगह बनाई, क्रांति ने जो प्रतिभा के लिए जगह बनाई थी वो उसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट को मिला। क्रांति ने प्रतिभा के लिए जगह बनाई, उसका लाभ नेपोलियन को प्राप्त। तो जो प्रतिभा के लिए उसने रास्ता खोला उसका फायदा नेपोलियन को मिला। तीसरी बात देखते हो, क्रांति ने नेपोलियन को अवसर दिया, क्रांति ने प्रतिभा के लिए दरवाजा खोला जिसका फायदा नेपोलियन ने उठाया और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ा। तीसरा, जो नेपोलियन था वह क्रांति के आदर्शों की रक्षा, क्रांति के आदर्शों की रक्षा के नाम पर, क्रांति के आदर्शों की रक्षा के नाम पर नेपोलियन ने अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त की। नेपोलियन ने अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त की। शासन के लिए वैधता, ये सब लिखा हुआ है, आपको केवल मुझे समझाना है। मतलब जैसे नेपोलियन ने क्रांति के नाम पर ही कि हम क्रांति के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्रांति के आदर्शों की रक्षा कर रहे हैं, तो क्रांति के आदर्शों की रक्षा के नाम पर ही नेपोलियन ने अपने शासन को वैधता दिलाई। यानी नेपोलियन ने यह सिद्ध किया कि भाई मेरा शासन इसलिए उचित है क्योंकि मैंने क्रांति के आदर्शों की रक्षा की। अब देखिए, वो अपने आप को सम्राट घोषित किया, और लेकिन उसने हमेशा सैद्धांतिक रूप में गणतंत्र से संबंध बनाए रखा। जिस समय उसने अपने आप को सम्राट घोषित किया उस समय भी उसने कहा कि अब क्रांति एक व्यक्ति में निहित हो गई, गणतंत्र अब गणतंत्र एक व्यक्ति में निहित है जो मैं हूं। मतलब वो हमेशा कुछ न कुछ चालाकी करते हुए क्रांति के आदर्श के नाम पर ही उसने अपने आप को बचाया। दूसरी बात तुम देखोगे कि उसके जो सुधार हैं, उसके सुधार भी क्रांति के आदर्श के अनुकूल, मतलब उसके जो सुधार भी हुए हैं वो क्रांति के आदर्श के अनुकूल है। सामंतवाद को समाप्ति की नीति जारी रखी, प्रतिभा के लिए उसने दरवाजा खोला, है ना, उसने मतलब समानता की नीति को बनाए रखा, माने किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, समानता की नीति को बनाए रखा उसने। और उसने जो आर्थिक सुधार के जैसे बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया, लोगों की संपत्ति का सर्वे करा। इससे पहले नेशनल कन्वेंशन की सरकार जो डायरेक्टरी का शासन था उससे पहले भी पिछली सरकार भी वो सब कर चुकी थी। तो पिछली सरकार जो सुधार करती आ रही थी, नेपोलियन ने उन सुधारों को ही आगे बढ़ाया। तो
अच्छा इतना ही नहीं, नेपोलियन जब यूरोप में भी गया तो नेपोलियन में यूरोप का स्वागत यूरोपीय देशों ने क्रांति के अग्रदूत के रूप में किया। अग्रदूत का मतलब होता है क्रांति का यही दूत है, यही क्रांति का मतलब क्या कहोगे आप, ये क्रांति का अग्रदूत है या क्रांति का मतलब एम्बेसडर है ये। तो फ्रांस की क्रांति के प्रतिनिधि के रूप में यूरोप गया और यूरोप के लोगों ने अगर नेपोलियन का स्वागत किया तो उसको क्रांति के प्रतिनिधि के रूप में नेपोलियन का स्वागत हुआ। लेकिन अब देखो यही 5-6 नेपोलियन क्रांति का शिशु था, उसमें किसी तरह से 5-6 पॉइंट खोजकर आपको उसको कवर कर लेना है। कल मैं यही होमवर्क आपको देने जा रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं या यह दूं या कोई दूसरा दूं, देखता हूं कितना हो जाता है। दूसरा है 1 पॉइंट कम ही कर दो, क्रांति के आदर्शों को कुचल दिया। अब इसमें आपको बहुत सारे मसाले हैं क्रांति के आदर्शों के। पहला तो यही पॉइंट दे दो कि उसने राजतंत्र को पुनर्जीवित कर दिया, यानी सम्राट के पद को सम्राट घोषित किया और गणतंत्र को समाप्त करके अपने आप को सम्राट घोषित किया और राजतंत्र के पद को पुनर्स्थापित कर दिया। मैटर में दिया हुआ है। दूसरा, वो जानते हो अपनी पैतृक परंपरा पुराने बुर्बो वंश के शासकों से जोड़ना चाहा। पुराने बुर्बो वंश के शासकों से जोड़ना चाहा का मतलब हुआ कि उसने लुई 14वां जो महान सम्राट कहलाता था, जो लुई 14वां जो एक बुर्बो वंश का शासक था, लुई 15वां और 16वां से पहले, तो लुई 14वां को उसने मॉन अंकल कहा, मेरा चाचा। उसको क्या कहा? मॉन अंकल। अब बताइए वो कब उसका अंकल बन गया? सिर्फ इसलिए कि प्रतिष्ठा हम प्राप्त करें। और तीसरा, उसने जानते हो उसने स्वतंत्रता को कुचल दिया। गुप्त पुलिस संगठन की सहायता से अपने विरोधियों का सफाया कर दिया, राजनीतिक दल को पर बंदिशें लगा दी। मतलब एक तरह से उसने निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना की नेपोलियन बोनापार्ट ने। और मैं आपको बताऊं और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 4-5 पॉइंट चुनकर तुम लिख दो, बस 4-5 पॉइंट तुम चुनकर लिख दोगे, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे आप उसमें कह सकते हो कि क्रांति में जैसे स्वतंत्रता को कुचल दिया, समानता की भी अपने ढंग से व्याख्या की। समानता का अर्थ उसके लिए अवसरों की समानता थी, आर्थिक समानता नहीं। और क्रांति का बल रहा था मुक्त व्यापार की नीति पर। मुक्त व्यापार, नेपोलियन ने वाणिज्यवाद की नीति पर बल दिया। वाणिज्यवाद जैसे आप एक बात बताइए, आपको मैंने महाद्वीपीय व्यवस्था बताई, तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है? वाणिज्यवाद की नीति ही तो है। मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी उसको बोलते हैं। क्योंकि जिस समय व्यापार को आप नियंत्रित करोगे उसी समय वो वाणिज्यवाद की नीति हो जाएगी। उसने पोप के साथ समझौता किया। क्रांति ने फ्रांसीसी चर्च पर हमला कर दिया था और फ्रांसीसी चर्च को नियंत्रित कर दिया था, समाप्त कर दिया था, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी क्रांति ने। लेकिन नेपोलियन ने फिर रोम के पोप के साथ समझौता करके चर्च की शक्ति को पुनर्स्थापित किया। तो ये जो कहता था, इसके पीछे उसका राजनीतिक उद्देश्य था कि हमको धर्म के माध्यम से हम लोकप्रियता प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे 5-6 उदाहरण दे दो। अच्छा हाँ, और यूरोप के संदर्भ में भी दो। यूरोप में भी जो गया तो यूरोप की जनता ने भले उसको क्रांति के अग्रदूत के रूप में स्वागत किया, लेकिन वो क्रांति के बिगड़े हुए आदर्शों का ही प्रतिनिधित्व करता था, क्रांति के अच्छे आदर्शों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। तो इसी में आपको हो जाएगा नेपोलियन क्रांति का शिशु था, परंतु उसने स्वयं क्रांति के आदर्शों को कुचल दिया। मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट्स क्लियर है? थोड़ा सा अब बताइए मेरे स्टूडेंट्स, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं कि आप क्लियर हैं ना? आपका क्लियर और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। ओके, तो अब देखो, अब ये जो सबल निरपेक्ष है, इसके बाद मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता, ये इसको आप समझ लीजिए। देखो ये डायग्राम देख के आप लोग को लगा होगा कि पता नहीं नेपोलियन बोनापार्ट में सर ने किस प्रकार से ये किस प्रकार से ये चार्ट के माध्यम से व्यक्त किया। देखो कुछ नहीं है। जैसे मान
माना कि जैसे आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो ना, माना कि जो क्रांति शुरू हुई तो क्रांति को हम 60% मार्क्स देते हैं, क्योंकि उसने जो बात कही थी उसमें आपको याद है पहला चरण में क्या था, तो नेतृत्व मध्य वर्ग ने अपने हाथों में लिया, लेकिन निम्न वर्ग के आकांक्षाओं को दबाए रखा था मध्य वर्ग, याद है, तो उसको 60% मार्क्स देते हैं। जैकोबियन शासन के समय निम्न वर्ग के हाथ में सत्ता आ गई तो इसको 100, ये अपने मन से मार्क्स देना है, इसको कुछ नहीं, जस्ट रीजनिंग की तरह है, 100% मार्क्स दे दिया। तो क्रांति अपने उग्र रूप में, जब क्रांति अपने फुल रूप में जहां निम्न वर्ग को भी अधिकार मिला, वो दूसरा स्टेज है जिसको कहते हो उग्र गणतंत्रवाद का चलन, तो 100% उसको मार्क्स दिया। फिर आप देखिए कैसे जब जैकोबियन शासन का अंत हुआ तो कैसे मध्य वर्ग ने अपने हाथों में सत्ता ले ली, मध्य वर्ग ने सत्ता ले ली, तो डायरेक्टरी का शासन है उसको कम करके 50% पर ला दिया। तो पहला 60% गया, दूसरा 100%, तीसरा 50%। और नेपोलियन बोनापार्ट ने और भी क्रांतिकारिता कम कर दी। नेपोलियन तो बहुत काट-छांट किया और भी बहुत सारे पावर को काट-छांट किया, तो नेपोलियन तक आते हुए क्रांति 40% हो गया। यहां यूरोप 0% पर है, 0% पर। तो नेपोलियन यूरोप के लिए फिर भी क्रांतिकारी है, क्योंकि 40% लेके यूरोप में जाता है वो, तो यूरोप तो 0% पर है। तो नेपोलियन एक तरह से यूरोप के लिए फिर भी क्रांतिकारी है, क्योंकि नेपोलियन अभी भी 40% तो है और यूरोप 0% पर है। थोड़ा सा अगर क्लू दे दो आप लोग तो मुझे अच्छा रहेगा कि आप लोग समझ पाए या कुछ करना होगा। और अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से, आर दे क्लियर? क्लियर है? वाह, मैं स्टूडेंट्स आप लोग ब्रिलियंट हो, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर क्लियर हो जाओगे। तो ये देखो क्रांति कैसे बदलती चली गई। एक इसमें और मुद्दा मैंने उठाया हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता, जैसे ये पहले देखो नेपोलियन ने नए यूरोप को पुराने यूरोप के साथ कैसे जोड़ा। ये पुराने यूरोप और नए यूरोप का क्या चक्कर है मैं आपको बताना चाहता। देखो पुरानी यूरोप का मतलब है जो लुई का शासन था, बुर्बो वंश का शासन था, उसको हम लोग पुरानी यूरोप कहते हैं। और नए यूरोप का मतलब हुआ जो क्रांति के बाद का यूरोप। तो आपको याद है कि जैकोबियन शासन में क्रांति बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने लगी, बहुत रेडिकल हो गई, तो मध्य वर्ग डर गया। तो नेपोलियन ने उसी डर का फायदा उठाया और क्रांति में जो रेडिकल चेंज था उसको कम कर दिया और कम करके संतुलित किया। पुराने फ्रांस और नए फ्रांस से जोड़ने का मतलब है कि जो क्रांति ने बहुत उग्र सुधार लाया था, उग्र सुधार, उस सुधारों में कटौती करके और पुराने फ्रांस से भी कुछ चीजें लेकर एक संतुलन बनाने का निर्णय लिया। तो पुराने फ्रांस और नए फ्रांस से जोड़ने का मतलब है संतुलन बनाने का निर्णय, यही दोनों इसका मतलब है। जैसे एक बार ऑप्शनल में पूछा था, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कि नेपोलियन ने क्रांति के द्वारा दिए गए घावों को भरा और उसके नेताओं की भूलों को सुधारा। तो दिए गए घावों को भरा से मतलब यह है कि जो जैकोबियन शासन ने जो बहुत सारे परिवर्तन ला दिए थे, उसमें बहुत लोगों को बहुत कष्ट दे दिया था, नेपोलियन ने उसको सुधारा। तो नेपोलियन ने क्रांति के द्वारा दिए गए घावों को भरा और उसके नेताओं की गलतियों को सुधारा, ये उसने कहने का प्रयास किया था। तो देखिए इसमें आपका मुद्दा आता है कि नेपोलियन ने नए यूरोप और को पुराने यूरोप के साथ कैसे जोड़ा। नेपोलियन ने नए यूरोप को पुराने यूरोप के साथ कैसे जोड़ा। जिस समय नेपोलियन का आगमन हुआ उस समय फ्रांस उग्र परिवर्तनों से गुजर रहा था। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था टूटकर बिखर चुकी थी, किंतु नवीन संस्थाओं की स्थापना नहीं हो सकी थी। फ्रांस के नागरिक भी क्रांति की हिंसक एवं उग्र छवि को नहीं भूल पाए थे, अतः उसने नवीन संस्थाओं का निर्माण करने का प्रयास किया ताकि क्रांति से उत्पन्न शून्य को भरा जा सके। इसके लिए नेपोलियन के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। नेपोलियन ने क्या क्या कदम उठाए हैं। एक, उसने क्रांति को रूसों के विचार से पृथक करके मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर के विचारों की ओर मोड़ दिया। क्यों?
आप याद करो, मैंने आपको जीन जैक्विस रूसो पढ़ाया तो मैंने क्या बताया, रूसो बहुत ज्यादा वो प्रजातंत्र की बात कर रहा था, वो स्वच्छंदतावाद की बात कर रहा था। तो रूसो का विचार मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रूसो के बारे में बताया था कि रूसो अपने समय से आगे था, ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम। रूसो महान हुआ प्रजातंत्र के युग में। नेपोलियन कहा करता था जब रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। रूसो बड़ा उग्र सुधारक था, और मोंटेस्क्यू और डिदरो वगैरह जो सुधारक थे वो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे, वो सीमित सुधार और परिवर्तन की बात करते थे। तो नेपोलियन को मोंटेस्क्यू और डिदरो जैसा चिंतक शूट कर रहा था, लेकिन रूसो जैसा विचारक उसको सूट नहीं कर रहा था, इसलिए क्रांति को उसने रूसो, चूंकि रूस का विचार उग्र परिवर्तनवादी है, उससे पीछे करके उसने मोंटेग्यू और डिदरो के विचारों से जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा, उसने प्रशासनिक केंद्रीयकरण पर बल दिया, अतः प्रत्येक विभाग में प्रीफेक्ट तथा स्थानीय प्रशासन में उप प्रीफेक्ट जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। अब देखो, क्रांति बात कर रहा है विकेंद्रीकरण का, उसने चालाकी की कि जानबूझकर सेंटर की पकड़ को मजबूत बनाया ताकि फ्रांस में उथल पुथल कम हो, इसलिए नए प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की उसने। प्रीफेक्ट और उप प्रीफेक्ट, डायरेक्ट सेंटर नियुक्ति करता था और उसी के माध्यम से नीचे तक नियंत्रण बनाए रखता था। और तीसरा, उसने वर्गीय विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, किंतु साथ ही लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता को स्वीकृति नहीं दी। वर्गीय विशेषाधिकारों को तो स्वीकार किया, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया। उसको लगा कि ज्यादा स्वतंत्रता है वो उथल पुथल मचाएगा, ज्यादा स्वतंत्रता उथल पुथल मचाएगी, ज्यादा स्वतंत्रता होने से लोगों में एक स्वेच्छाचारिता आ जाएगी और उथल पुथल आ जाएगी। इसी डर से उसने स्वतंत्रता में यथासंभव कटौती की। और चौथा है, सैद्धांतिक रूप में उसने समानता को स्वीकार किया, लेकिन समानता को अपने ढंग से परिभाषित किया। उसके लिए समानता का अर्थ था अवसरों की समानता, आर्थिक समानता नहीं। मतलब अब कहोगे भाई यूपीएससी में जस्टिस है, क्यों? तो सभी को 6 चांस है, या सभी को 10 चांस है, या सभी को 4 चांस है। नहीं, दैट इज नॉट जस्टिस, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, बट देयर इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट द सेम. They are having the different socio-economic condition. So you are providing the equal opportunity. It means कि there is some sort of differentiation between the two. जो जिनको बचपन से अच्छे अवसर प्राप्त हैं वो आगे निकल जाएंगे। अगर इक्वल अवसर है तो एक तरफ जो नेपोलियन है वो कहीं ना कहीं मध्यवर्गीय समानता की विचारधारा से प्रेरित है, क्योंकि जो निम्न वर्ग है उसके लिए समानता का मतलब दूसरा होता है। निम्न वर्ग के लिए समानता का मतलब होता है आर्थिक समानता, और मध्य वर्ग के लिए समानता का मतलब होता है अवसरों की समानता। वही नेपोलियन कवर कर रहा। जहां क्रांति ने स्वतंत्र व्यापार की नीति पर, स्वतंत्र व्यापार मतलब मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, जहां क्रांति ने मुक्त व्यापार की नीति पर जोर दिया, वही नेपोलियन ने वाणिज्यिक नीति पर बल दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है, वाणिज्यवाद की नीति है। माने वाणिज्यिक नीति के मतलब वाणिज्यवाद कर दो, वाणिज्यवाद की नीति पर बल दिया। वाणिज्यवाद मतलब वही मर्केंटलिज्म जो पीछे मैंने बताया हुआ है। छठा, नेपोलियन ने अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए धर्म का उपयोग किया। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रांति के मध्य लोगों ने चर्च की संपत्ति पर हमला कर, जो मैंने अभी आपको बताया है, उसे राज्य की संपत्ति में तब्दील कर दिया था। इसलिए रोम के पोप के साथ फ्रांस का संबंध विच्छेदित हो गया था। अतः नेपोलियन ने 1801 में पोप के साथ एक समझौता कर लिया। इसके आधार पर चर्च को कुछ अधिकार पुनर्स्थापित कर दिए गए। नेपोलियन का वास्तविक उद्देश्य धर्म का उपयोग कर अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ करना था। परंतु इस क्रम में नेपोलियन क्रांति के मूल आदर्शों से हटता चला गया। क्योंकि क्रांति का जो मूल आदर्श है उसे तो हट गया। फ्रांस में गणतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित हो गया और सरकार की प्रतिनिधात्मक व्यवस्था समाप्त हो गई। निजी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगी, जबकि समानता एवं बंधुत्व जैसे शब्दों ने अपने अर्थ खो दिए। इस प्रकार क्रांति के साथ नेपोलियन के बड़े ही जटिल संबंध थे। मतलब उसने पुराने फ्रांस और नए फ्रांस को जोड़ा है, वह नेपोलियन की एक विशेषता है। ओके, अब ये तो महाद्वीपीय व्यवस्था में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं।
अब देखो नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित कर दिया। जैसे देखो, अब ये पहलू मैं आपको बताता हूं और इंटरेस्टिंग चीज है कि नेपोलियन यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित किया, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो, नेपोलियन राष्ट्रवाद को प्रेरित करना चाहता नहीं था, ऑटोमेटिकली राष्ट्रवाद प्रेरित हो गया उससे। कैसे हुआ मैं बताता हूं, पहला पॉइंट बताता हूं। पहले यूरोप का जो राष्ट्र था, देश थे, वो देश आंतरिक रूप से विभाजित थे। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार है, मैंने यूरोप की, मैं फ्रांस की बात नहीं कर रहा, यूरोप की बात कर रहा। तो वो आंतरिक रूप से पहले विभाजित थे। जैसे फ्रांस को, मैं आपको याद है कि फ्रांस में आधुनिक राष्ट्रवाद कब आया? जब क्रांति के विचार आए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना आई और आंतरिक विभाजन समाप्त हुआ। तो नेपोलियन जहां जहां भी गया वहां उसने सामंतवाद का अंत कर दिया, चर्च को नियंत्रित कर दिया और नेपोलियन कोड को लागू कर दिया। और जो क्रांति के स्वतंत्रता, समानता के आधार से वहां पहुंच गए, बस जो आंतरिक विभाजन था उन देश का वो समाप्त हो गया और लोगों में एक होने की भावना पैदा हो गई। जैसे फ्रांस में पैदा हुई, उसी तरह उन देशों में एक होने की भावना पैदा हो गई। दूसरा, नेपोलियन ने इटली, इटालियन और जर्मन क्षेत्र में, इटालियन एवं जर्मन क्षेत्र का प्रशासनिक पुनर्गठन कर, उनके एकीकरण को प्रोत्साहन दे दिया। मैं जब जर्मनी और इटली का एकीकरण करूंगा, आपको कवर करूंगा, इसके बाद जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसी में होगा, वहां पर आपको यह बात दिखेगी, उसने अनजाने ही इटालियन और जर्मन एकीकरण को प्रोत्साहन दे दिया। और तीसरा क्या था, जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश नेपोलियन के विरुद्ध ही एकत्रित होने लगे। जैसे एक्चुअली देखो, जिन क्षेत्रों में वो जाता था, तो पहले तो नेपोलियन का स्वागत वो नायक के रूप में करते थे। वो नेपोलियन को क्रांति का अग्रदूत समझते थे और मानते थे कि भाई नेपोलियन है तो नेपोलियन क्रांति के अग्रदूत के रूप में पहले नेपोलियन बोनापार्ट का स्वागत करते थे। लेकिन फिर नेपोलियन उनका शोषण करना शुरू करता, तो उनके मन में प्रतिक्रिया होती और उसी प्रतिक्रिया में नेपोलियन को अपने देश से बाहर खदेड़ने का प्रयास करते। तो नेपोलियन के विरुद्ध होने वाले संघर्ष ने भी उनमें प्रतिरोध, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा था कि औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध के क्रम में राष्ट्रवाद आया था, तो नेपोलियन के विरोध के क्रम में राष्ट्रवादी चेतना का विकास। अब मिस्टर अंकुर बताइए, मेरे स्टूडेंट्स लोग क्लियर हैं? यहां कोई प्रॉब्लम है? आर दे क्लियर? मैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा हिंट करिए, आप लोग क्लियर हैं? अच्छा, ओके। अब देखो, अब थोड़ा सा रह गया है, मेरा प्लान तो फिनिश करने का था लेकिन थोड़ा सा रह गया, तो वो करके और तब मैं अगला टॉपिक शुरू कर दूंगा। इसलिए सभी लोग स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर देना। तब तक एक होमवर्क दे देता हूं, वो होमवर्क आप लोग करना। प्रश्न है, नेपोलियन क्रांति का शिशु था अथवा क्रांति का विनाशक या क्रांति का हत्यारा?
अपनी मत के पक्ष में, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। ये होमवर्क आज आप लोगों का रहा। माय स्टूडेंट्स, विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? अंकुर पूछिए, इनसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे? हो जाएगा? ओके माय स्टूडेंट्स, सो आई एम स्टेइंग टुडे। थोड़ा सा बच गया है इसमें, एक मुझे नेपोलियन के पतन का कारण केवल कवर करना है, और इस वाणिज्यवादी नीति में समझा चुका हूं। और ये आप लोग थोड़ा सा इसका, और थोड़ा क्वेश्चन वगैरह है कुछ बचा हुआ, उसको कर लेंगे। अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ, इसको कवर करने के बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा। आज जो आप लोगों को अध्ययन सामग्री दी गई, प्लीज आप डाउनलोड करके और शुरू का थोड़ा सा 2-3 पेज पढ़ के आइएगा। इतना कम से कम कल करके आइए। कल मिलते हैं मैं आपसे। आप लोग डाउनलोड करेंगे और कम से कम 2-3 पेज पढ़ के आएंगे। मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत समझदार हो, आलस नहीं करना है, पूरी मेहनत करनी है, डेली एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, आई एम स्टेइंग टुडे हियर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो।